नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तनिराव सिंह। अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसमें अपन ने पदार्थ और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए थे। अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं को अपन ने एक वीडियो के जरिए, यानी इसका जो वीडियो बनाया है, इसमें एक टेबल बनाई है, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। ओके, आपको मैंने ये पहले टॉपिक सेंड कर लिया है, ठीक है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। इसमें अपन ने गुण, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ली हैं? 3 अवस्थाएं ली हैं, ठोस, द्रव और गैस लिए। उसके गुणों के आधार पर हम उसका अंतर कर रहे हैं एक सारणी के थ्रू। तो पहले देख लेते हैं आकार। ठोस का आकार देख लेते हैं। निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं। स्पष्ट सीमाएं यानी उसकी जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। ओके। द्रव, कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, यानी आकार इनका निश्चित नहीं होता है। गैस, कोई निश्चित आकार नहीं होता इसका भी। आयतन, सेकंड गुण लेते हैं इसका। निश्चित आयतन होता है। द्रव का भी आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। आयतन क्या होता है? इसका भी निश्चित होता है। गैस, कोई निश्चित आयतन नहीं, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का क्या कर लेती है? आयतन भी ले लेती है। तो सुन लेना, आकार किस किस का फिक्स होते हैं? ठोस और द्रव का, ठीक है। तो आकार किसका फिक्स नहीं होता? गैस का। आयतन द्रव और गैस दोनों का ही फिक्स नहीं होता। ठोस का आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। ओके। दृढ़ता देख लेते हैं। दृढ़ता और तरलता, यानी कौन दृढ़ है और कौन तरल है। ठोस क्या होते हैं? ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं है। ठोस होने के कारण क्या होते हैं? बहते नहीं है। द्रव, ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं। कैसे होते हैं? तरल। तरलों में एक गुण पाया जाता है बहने का, ठीक है, तथा बह सकते हैं। ओके। ये भी क्या होती है? बह सकती है, क्योंकि इनके भी अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। कणों के मध्य आकर्षण बल, यानी उनके कणों के बीच में जो दूरी है, उसका दूरी के कणों का जो आकर्षण बल कैसा है, वो कैसा होता है? अधिकतम। देखते हैं ठोस में कैसा होता है? अधिकतम। द्रव में ठोस की तुलना में कैसा होता है? कम। और ठोस और द्रव से सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कण दूर दूर होते हैं, इसलिए। ओके। कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव, कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा, अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पर्याप्त रिक्त स्थान होने के कारण एक कण दूसरे कण का क्या करता है? स्थान लेता है, और स्थान लेने के कारण वो बहना चालू हो जाते हैं। कणों के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, अर्थात ठोस, द्रव तीनों की तुलना में सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब होता है कि कणों को पास पास लाने पर कितना पास पास लाए जा सकते हैं। तो ठोस में नगण्य, यानी संपीडितता कैसी होती है? नगण्य होती है, पास पास लाई नहीं जा सकती। द्रव की संपीडितता होती है लेकिन बहुत कम होती है, यानी संपीडनीय तो होते हैं। और सबसे अधिक संपीड़न कौन होते हैं? अत्यधिक संपीडितता किस में पाई जाती है? गैस में पाई जाती है। साथ वाले लेते हैं। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में आसानी से विस्तृत हो जाता है, इसलिए अपने विसरण लिखा है यहाँ पर। विसरण का मतलब होता है कि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमन। एक स्थान दूसरे स्थान क्या होता है? हमेशा उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ गमन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विसरण करता है। ठोस में विसरणता नहीं पाई जाती। द्रवों में ठोस और गैस की तुलना में गैसों का विसरण होता है, यानी द्रवों के अंदर ठोस का विसरण हो सकता है, गैसों का विसरण हो सकता है। यानी ठोस द्रव के अंदर दो चीज मिक्स की जा सकती है। ठोस भी मिक्स किए जा सकते हैं और गैस भी मिक्स की जा सकती है। ओके। गैसों में अन्य गैसों का मिश्रण किया जा सकता है, यानी वो तीव्रता से एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है? मिल जाती है। मिल जाने के बाद क्या होता है? विसरण होता है। ओके। अब देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर किन किन प्रभावों का प्रभाव देखने पड़ते हैं अपन को, ये देख लेते हैं अपन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में सबसे पहले अपन ले रहे हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव अवस्था पर क्या पड़ता है। पहला आता है इसमें गलनांक। अब बात आती है कि किसी भी पदार्थ को हम अगर गर्म करें, क्या करें? उसको ताप दें या उसको उष्मा दें, तो एक हद तक उसके जो कण हैं उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि अगर हम बर्फ को थोड़ा सा गर्म करें, ठीक है, तो बर्फ के जो कण हैं वो पहले गर्म होने के कारण उष्मा लेते हैं। उष्मा लेने के कारण उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो धीरे धीरे घटता है, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वो वाइब्रेट करना चालू करते हैं। वाइब्रेट करने के कारण उनके मध्य दूरी धीरे 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 और बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब वो बर्फ पूरी तरह गल जाएगी और उसका तापमान
जो है वो एक निश्चित तापमान आएगा, उसी तापमान को अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखो जिस ताप पर ठोस पिघल करके किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित या बन जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना कि जब भी केल्विन में कहना पड़े तो केल्विन 273 से स्टार्ट होगा, और डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की 2 इकाइयाँ हैं, एक इकाई केल्विन है, यहाँ पर दूसरी इकाई कौन सी है, केल्विन है, ठीक है। तो नाम आ रहा है केल्विन और सेल्सियस। तो केल्विन जो है वो 273 से स्टार्ट होगी, और सेल्सियस कौन से स्टार्ट होगी, वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगी, जिसे हम सेंटीग्रेड कहते हैं, ध्यान रखना। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सगलन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं सगलन। क्या कहते हैं, सगलन। आगे बढ़ते हैं, अब अपन देख लेते हैं कि अगर कोई पदार्थ जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है, इसको अपन गर्म करें, गर्म करने पर एक निश्चित तापमान ऐसा आता है कि उस तापमान तक हम देखते हैं कि वो पदार्थ गलता तो है लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता। ऐसी स्थिति में उसका तापमान गया कहाँ, यानी वो जो ऊष्मा अपन ने काफ़ी देर तक दी, ठीक है, वो तापमान न बढ़ने के कारण उसका कारण क्या हुआ, हम इसको जब हम क्लास के अंदर होंगे तो अब इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, हालांकि इसमें अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, इसके लिए अपन टॉपिक लिखा है सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव, किसको, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त यानी छुपी हुई। अब बात आती है छुपी हुई क्यों है, क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस टॉपिक में, जो लाइन याद रखना, अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। अवस्था परिवर्तन में काम आने के कारण जो ऊष्मा काफ़ी देर तक कणों ने ली, ठीक है, उसके कारण उसका तापमान नहीं बढ़ा। इसके मतलब क्या हुआ, ऊष्मा छुप गई, उसको अपन क्या नाम दिया, गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अपन लिखा है नोट, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा, किसके, जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान सेम है बर्फ के लिए और जल के लिए, दोनों के लिए सेम है, बट जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक क्यों है, क्योंकि उसने प्रसुप्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को अतिरिक्त ग्रहण करके रखा है। तो अब हम उसको कहते हैं सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब आता है कि अगर हम किसी द्रव को गर्म करें, क्या करें, द्रव को गर्म करें, तो आता है क्वथनांक। क्या आता है, क्वथनांक, यानी अब द्रव को इतना ज्यादा गर्म करें कि वो उबलना चालू हो जाए। क्या चालू हो जाए, उबलना। तो लिखा अपने, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जल के लिए यह तापमान कितना होता है, 373। तो देखो 273 पर अपने 100 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 373 केल्विन। क्या हो गया, केल्विन। यही अगर डिग्री सेल्सियस आए तो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये तो हो गया क्वथनांक। अब क्वथनांक के कण क्या आता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। तो जैसे सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा आई थी, उसी कण वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा आती है। तो इसकी भी परिभाषा इसकी जैसी होगी। देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, किसको, द्रव को, यहाँ क्या था, ठोस को, उसके क्वथनांक पर, तो यहाँ क्या था, गलनांक पर, तो क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए, तो अपन इसमें बदल रहे थे, द्रव में परिवर्तित कर रहे थे, और इसमें किस में परिवर्तित करते हैं, गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर नोट, 373 यानी 100 डिग्री तापमान पर भाप वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की ऊष्मा की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होती। तो ध्यान रखना, अगर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, पानी के कणों की ऊर्जा और भाप के कणों की ऊर्जा में से अधिक ऊर्जा किसकी होगी, भाप की होगी। भाप क्यों होगी, क्योंकि अभी अवस्था परिवर्तित हो चुकी है। अवस्था परिवर्तन होने के कारण उसके पास एक गुप्त ऊष्मा, जिसका नाम क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये ध्यान रखना, जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है, और भाप के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊष्मा की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होती है, क्योंकि उसके पास वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।